हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए 2022 का जो गेट साइकोलॉजी का पेपर था वो लेके आई हूँ। ये आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक में जाना, वहाँ पे मिल जाएगी और इसके आंसर की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा, आज की वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन क्वेश्चन करके मतलब हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करूँगी, सिर्फ आंसर बताऊँगी। तो जो आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। इधर मैंने सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन का ये आंसर है और मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी। पूरी वीडियो या पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के लिंक से, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका गेट का पेपर है ये रहा, ये आपका पेपर है जो 2022 का, और इसका क्या पैटर्न रहता है ये आपको पता ही है। तो इसके बाद सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो ये जो ए पेपर स्टार्ट हो रहा है, पहले क्वेश्चन जो इधर देखो ऊपर दिया रहता है, इस टाइप का पेपर होता है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 क्या करेगा, कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है एक वाले में, ठीक है। तो जो पहला है इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर है आपका सी। आप चेक करना फिर इसको बाद में। फिर आ गया उसके बाद आपका एमसीक्यू नंबर सेकंड, इसका आंसर है आपका डी। फिर आ गया आपका एमसीक्यू नंबर थर्ड, इसका आंसर है सी। अब इन सबको आप निकाल के देखना। साइकोलॉजी के मैं थोड़े डिस्क्राइब करूंगी बट ये वाले मैं नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फोर्थ का भी आपका आ गया सी। इस टाइप के ही आपको आएंगे, देखो ये आपका इंग्लिश के रिलेटेड आ जाएगा, आपको सेंटेंस अरेंज करने के लिए। ये आपका रीजन टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेंगे कितने डोर्स हैं, कहाँ से आप जा सकते हो, स्टेटमेंट को रीड करना, इसका आंसर भी है सी। फिर आ गया आपके 6 टू जो 10 क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के हैं। अब कौन से क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्क्स कैरी करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका डी। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ जाके चेक करना। क्वेश्चन नंबर 8 है जो, उसका है आपका ए। जब साइकोलॉजी का आएगा उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, इसको मैं नहीं डिस्क्राइब करूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है सी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिगर्स को अरेंज करने के लिए बोलते हैं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, एक को आपको जो गलत होती है उसको अलग करना होता है, डिफरेंट होती है जो, या जो सही होती है इन्होंने जैसा पूछा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया सी। अब आ गया जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 27 है, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। 11 का आंसर आपका आ गया बी, और आपका 12 है, इसका आंसर आ गया आपका सी। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर है बी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 15 का आंसर है आपका ए। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका, पूरा रीड करके आपको चलना है, मैं तो ऐसे बताती जा रही हूँ सिर्फ आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का, अब देखो ये है एमएसक्यू, आंसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर है बी एंड सी। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर है आपका, ये मैच द फॉलोइंग है, इसका ये पूरा कंप्लीट नहीं दिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस क्वेश्चन में कुछ वो है, प्रॉब्लम है शायद से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरा ये मेंशन नहीं किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर है आपका ए। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका ए। अरेंज करने हैं आपको स्टेटमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, ए एंड डी, दोनों को टिक लगेगा इन क्वेश्चनों में, देखना जब ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 25 है जो, उसका आंसर है आपका बी सी डी।
पता है ना आपको, जो MSQ हैं उनके एक से ज़्यादा आंसर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है जो, इसका भी इन्होंने इधर डायरेक्ट मेंशन नहीं किया है, तो इसके ये नहीं मेंशन किए हैं इधर, ठीक है। बट इसका आंसर क्योंकि ये न्यूमेरिकल था, इसका आंसर है 2535, ठीक है। अब आ गया हमारा साइकोलॉजी का पार्ट, ठीक है, इसको हम डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए आपके। अब आ गया द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज असेस्ड थ्रू, जो आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसको हम किसके थ्रू असेस करते हैं, तो वो आ गई आपकी कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को पूरा प्रॉपर पढ़ के जाना। फिर आ गया मेमोरी इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आ गई एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। एरिक्सन फिफ्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज, जो एरिक्सन की फिफ्थ स्टेज थी क्या ये साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस थी ना, तो फिफ्थ स्टेज कौन सी थी, हर एक स्टेज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तो वो थी आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन सी स्टेज है। टेस्ट डेवलपर्स यूज रिवर्स कोडिंग ऑफ सर्टेन आइटम इन ए स्केल टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ, किस चीज़ का इफेक्ट को देखने चाहते हैं वो देखना चाहते हैं आपके एक्यूडेंस का। फिर आ गया अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच लेवल इंडिविजुअल जज मॉरलिटी इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कौन से लेवल में डेवलप होता है आपका, तो वो होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और इनके दूसरे क्या क्या नाम हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यू हैड, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 32, यू हैड बीन ड्राइविंग ए कार विद मैनुअल गियर फॉर 5 ईयर, recently you started driving a new car with an auto gear, if you are having any trouble it is most likely due to, किसकी वजह से होगा, पहले कुछ और गियर यूज कर रहे थे अब किसी और टाइप का गियर यूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो जो ट्रबल होगा किसकी वजह से होगा, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, पुराने की वजह से नया में। रेट्रो होता है, रेट्रो क्या होता है कि नए की वजह से पुराने में, पुराने प्रोएक्टिव हो गया, पुरानी चीज़ की वजह से जब आपको नया कुछ काम करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। तो मेमोरी को टिप्स पे रखना, अभी तक 2 क्वेश्चन आ गए मेमोरी के, देख रहे हो आप। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियर थेरेपी टेक्निक, कौन सा है जो बिहेवियर थेरेपी टेक्निक नहीं है आपकी, तो वो आ गई आपकी काउंटर ट्रांसफरेंस, फ्लडिंग, काउंटर कंडीशनिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसाइजेशन, ये तीनों क्या हैं आपकी बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, और ये वाली आपकी नहीं है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग स्ट्रीट स्मार्टनेस रेफर टू, तो ये आपकी जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस की थ्योरी है, 3 टाइप में उन्होंने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है, तो उसमें से जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो कौन सी आपकी इंटेलिजेंस है, वो है आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर आ गया रिसर्च डिज़ाइन इन विच सेवरल, क्वेश्चन नंबर 35, रिसर्च डिज़ाइन इन विच सेवरल एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर स्टडी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, वो कौन सी रिसर्च होती है आपकी, होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्योंकि इसको हम वन टाइम या फिर वन टाइम स्टडी भी बोलते हैं, तो स्टडी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन्होंने सामने मेंशन कर दिया है, तो यह है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडनल में हम बार बार करते हैं, ठीक है, तो इन सारी रिसर्च के टाइप्स देख लेना। फिर आ गया प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम, प्रॉक्सो डिस्टल जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की वो कौन सी आपकी मतलब डेवलपमेंट को डिफाइन करती है या एक्सप्लेन करती है, वो करती है आपकी सेंटर टू पेरिफेरल की तरफ, ठीक है। फिर आ गई एक प्रो डिस्टल है और एक कुछ कैटा कुछ ऐसे करके भी है, उसको भी देख लेना, वो टॉप टू बॉटम होती है। फिर आ गया एक क्रिकेट प्लेयर हु कुड नॉट प्ले एन इजी बॉल एंड गेट आउट विदाउट स्कोरिंग एनी रन एंड ब्लेम्स द पिच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, कि खुद की जिम्मेदारी नहीं लेना, उसको दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देना, तो वो क्या आपका सिंपल इधर पता चल रहा है प्रोजेक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म आया, नो के नो डिफेंस मैकेनिज्म पूरे टिप्स पे करके जाना। फिर आगे द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अदर बिहेवियर एंड गेन नॉलेज ऑफ देयर स्टेबल ट्रेट एंड डिस्पोजिशन इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन, ठीक है, दूसरों के बिहेवियर को जब हम कॉज देते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मेजर द वेरिएशन इन एक्टिविटी ऑफ असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। तो वो कौन सी आपकी ये होती है टेक्निक होती है, ये जो हमने ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं हम उसमें, वो है आपकी ईईजी। अब एफएमआरआई में क्या होता है, पीईटी में क्या होता है और ईसीजी में क्या होता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन किस में यूज़ होती है, हाइड्रोजन किस में यूज़ हो रहे हैं, कौन सा किसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है, कौन सा ब्रेन की सिर्फ एक्टिविटी भी नोट करता है और कौन सा सिर्फ स्ट्रक्चर भी बताता है, इतनी चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। इसका आंसर है ईईजी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट आई कैन डू नो रॉन्ग बट यू कैन डू नो राइट रेफर टू, मतलब मैं तो कुछ गलत नहीं करता हूँ बट तुम भी कुछ सही नहीं करते हो, तो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, दिस सेल्फ सर्विंग बायसनेस को, ठीक है। तो ये सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन विच वेयर लर्न एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल आर एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ वर्ल्ड, ठीक है। तो वो कौन सी होती है आपको, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। ये वो रिसर्च है, मैंने आपको बताया था जब रिसर्च के टाइप्स किए हैं, अगर मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नहीं बताया बट जो पुरानी वीडियोस है उसमें बताया, जो अपडेट करके लेक्चर ला रही हूँ उसमें शायद से अभी ये सेकंड लेक्चर नहीं आया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर होता है जिस पे वो रिसर्च कर रहा होता है उसके इन्वायरमेंट में जाके रहता है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है जो भी वो रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका, और ये सारे आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं, ये जो 4 के 4 दिए हैं। तो क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, ये भी पता होना चाहिए, और इन सब में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में, तो वो कौन सा ब्रेन पार्ट है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस है आपका मेमोरी जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाता है। एमिगडला आपका किसके लिए आ जाता है, इमोशंस के लिए आ जाता है। हिप्पोथैलेमस आपका क्या होता है, हिप्पोथैलेमस की हेल्प से क्या होते हैं आपके जो भी आपकी ये चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं इसको, जो आपके हार्मोन्स वगैरह जिसके साथ कनेक्ट करते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ब्रेन वाला जब मैंने करवाया उधर जाके देखना, सेरिबेलम आपका बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हर एक पार्ट पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 43। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 निकालने के लिए दिया था आपको कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप कैसे इसका निकालोगे, इसका आंसर था 35.71, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको दिया हुआ है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और जेड स्कोर निकालने के लिए आपको बोला है, इसका आंसर है 1.6, ठीक है। इसके फॉर्मूले मैंने करवाए हुए हैं आपको, स्टैट में जाके चेक करना, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद, अब जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है ना स्टैट का, तो जेड स्कोर निकालने के लिए बोला है। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है आपका, जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स आपका शो कर रहा है रॉ स्कोर को, ये आ गया आपका मीन, नीचे आ गया आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका सबसे पहले आ गया आपका रॉ स्कोर आपका कितना दिया है इन्होंने, 190, ठीक है। 190 में से हम माइनस क्या करेंगे, इसमें मीन को माइनस करेंगे, मीन कितना दिया आपको 150, डिवाइड करेंगे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 40/25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 40 अपॉन, ये आ गया 40/25, तो ये 1 सा और 0.6, अगर 50 होता तो 2 आ जाना था, तो इसका आंसर क्या है 1.6। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके फॉर्मूले भी देख के चलना, जैसे इस बार भी जेड स्कोर का पूछा है, काई स्क्वायर का पूछ लेते हैं आपको कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देख के कैसे निकालते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, बड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। फिर आ गया उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45, कैरी 2 मार्क्स ईच, जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे उनके नेगेटिव मार्क्स होते हैं, जो 2 नंबर के होते हैं उसके नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। अब इन्होंने पूछा आपको इधर क्या, अब इधर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब पर ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये हाँ आपके MSQ, जो ऊपर के थे क्वेश्चन नंबर जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो MCQ थे, आपको एक ही आंसर चूज करना होता है। जो MSQ आते हैं उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट आपको इंस्ट्रक्शन में सामने दिया होता है, इधर आपकी स्टेटमेंट 1 भी ठीक हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 और सारी भी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से आपके मार्क्स बनते हैं और आपका पेपर भी यहाँ से ही रहता है। अब इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मल्टी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि मैनोवा के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो मैनोवा, एनोवा, मैनकोवा
और एनकोवा। ये आपको चारों चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही हैं वो है बी एंड सी, यानी कि टेस्ट द मीन डिफरेंस ऑफ मोर देन टू ग्रुप अक्रॉस सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो जो मैनोवा होता है उसमें क्या होता है, एनोवा में हमारा क्या होता है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो वन वे एनोवा होता है। टू वे एनोवा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाते हैं बट डिपेंडेंट एक रहता है। अब जो मैनोवा होता है उसमें इंडिपेंडेंट तो एक ही होता है बट जो डिपेंडेंट है एक भी हो सकता है और वो दो भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, बट जो डिपेंडेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैनोवा। तो इन्होंने क्या बोला है, डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाते हैं, यानी कि बी। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन ए नॉर्मल स्केल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर ऑन ए इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो इसका आंसर है बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, मैनोवा के रिलेटेड और एक दो चीज़ें पढ़ लेना जो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि पहले भी पूछा है, इस साल भी रिपीट हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। रिमेंबरिंग द स्टेप टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है। ए पर्सन इन ए डिनर वांट टू नो हाउ टू यूज द यूटेंसिल्स बाय वाचिंग अदर, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व करके वो लर्न कर रहा है। ए पर्सन यूज चॉकलेट टू मोटिवेट हिज सन टू परफॉर्म द टास्क। तो इधर ये क्या हो रहा है कि एक पर्सन है वो किसका यूज कर रहा है, चॉकलेट का, ताकि वो अपने बच्चे को मोटिवेट कर सके। तो इधर ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है, मोटिवेशन का यूज हो रहा है। ए पर्सन इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द एक्शन आफ्टर व्यूइंग इट। तो ये तीनों हैं जो स्टेटमेंट ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्जर्वेशन लर्निंग को, और जो सी स्टेटमेंट है ये नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिंपल ए सी डी, तीनों पे टिक बजेगी। आगे आपके इस टाइप के बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। अब देखो वैलिडिटी का भी क्वेश्चन आ गया, रिलायबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया, वैलिडिटी की टाइप्स और रिलायबिलिटी की टाइप्स बिल्कुल टिप्स पे करके जाना, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन का क्या बोल रहा है ये आपको कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी कौन शो कर रहा है आपको। सबसे पहले आ गया द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू द सेम पीपल एट 2 पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात हो रही है कि सेम टेस्ट को मतलब चेक करते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सेम पीपल पे दो डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट हो गया। फिर दूसरी स्टेटमेंट आ गई, गिव द टेस्ट वंस एंड हैव इट स्कोर बाय टू स्कोरर और बाय मोर और बाय टू मेथड्स, ठीक है। या तो दो स्कोरर उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, या दो डिफरेंट मेथड को टेस्ट करते हैं हम बार बार, ठीक है, डिफरेंट मेथड के बीच में होता है ये। थर्ड आ गया, गिव द टेस्ट इन वन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन स्प्लिट द टेस्ट इनटू टू हाफ। तो ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की बात हो रही है, ये टेस्ट रीटेस्ट की रिलायबिलिटी की बात हो रही है, और जो आपकी ये बात हो रही है ये पैरेलल फॉर्म की बात हो रही है। तो अगर ये तीनों स्टेटमेंट आपको तब पता चलेंगी जब आपको टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पता होंगी। और जो लास्ट दी है, द एक्सटेंट टू विच पीपल स्कोर ऑन ए मेजर एंड कोरिलेट विद अदर वेरिएबल। तो ये हमारी रिलायबिलिटी की बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या आपका 47 का, ए बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में आपकी टेस्ट रीटेस्ट की बात हो रही है, पैरेलल रिलायबिलिटी की हो रही है, और स्प्लिट हाफ की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेस्ट स्कोर एंड देयर इंटरप्रिटेशन इज और करेक्ट, ठीक है। कौन से ये जो स्कोर की मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो टेस्ट स्कोर के रिकॉर्डिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन के रिकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन आ गया आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए ग्राफ टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफ में वो किस लिए हेल्प करती है हमारी, ताकि हम टेस्ट के स्कोर को डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकें उसकी, ठीक है। फिर आ गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं वो एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ताकि हम ये अंडरस्टैंड करें कि टेस्ट स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हुई है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। फिर आ गया सेंट्रल टेंडेंसी मेजर आर न्यूमेरिकल टूल टू हेल्प अस लोकेट द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टेस्ट स्कोर। तो ठीक है, ये भी सही बोल रहे हैं, जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लिए हेल्प करती है, ताकि वो एक न्यूमेरिकल टूल है जो हेल्प करती है हमारी मिडल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मिडल आ गई इधर मीन, मीडियन एंड मोड। अब इन तीनों को किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं वो पता होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी को किस से डिनोट करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका बी सी डी।
ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। अब देखो, जो सीजोफ्रेनिया है उसके पॉजिटिव सिम्टम भी पता होने चाहिए और नेगेटिव भी पता होने चाहिए। पॉजिटिव पता होंगे तभी आप इधर नेगेटिव का डिफ्रेंसिएशन कर पाओगे। तो जो मैंने ये जो मैंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक वीडियो डाली है उसमें सारे डिसऑर्डर बताए हैं, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, उसमें जाके चेक कर लेना। स्लीप के रिलेटेड भी डाला है, और जो भी आपका डिप्रेशन आ गए, स्लीप वाले डिसऑर्डर आ गए, हर टाइप के डिसऑर्डर जो ये लेटेस्ट ट्रेंड में पूछ रहे हैं तो उसमें वहाँ जाके दिए हैं, तो उनको एक बारी आप जाके देख लेना, आपके काम ही आएगी वो वीडियो। ठीक है। फिर आ गया अब नेगेटिव सिम्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा 49 में। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, परसिक्यूशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ठीक है। लैक ऑफ इफेक्ट इन सिचुएशन, पुअर मोटिवेशन एंड सोशल विड्रॉल। ठीक है। फिर आ गया उसके बाद आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटी, लैक ऑफ विल एंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, ये भी ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये गलत है क्योंकि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन है जो ये पॉजिटिव सिम्टम में है, और ये जो बाकी हैं आपके ये आपके नेगेटिव सिम्टम में है। ठीक है। तो ये क्या था आपका, इसका आंसर था ए, बी एंड सी। फिर आ गया उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट चिल्ड्रन विद ADHD। अब देखो, अब चिल्ड्रंस के डिसऑर्डर या फिर चाइल्ड डेवलप या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ये डिसऑर्डर आता है, ये भी मैंने उधर आपको बताया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताए हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बताए हैं, उसके बाद जो आपके ये साइकोटिक डिसऑर्डर है मैंने सारे डिफ्रेंसिएशन करके एक ही वीडियो में डाला है अब नॉर्मल साइकोलॉजी की। ठीक है। अब ये काम आपका है कि आप उधर जाके उसको चेक करोगे, इधर मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो 50 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दे हैव डेफिसिट इन ब्रेन रिलेटेड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है। दे हैव डिफिकल्टी टू कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट, वर्बल एक्सप्रेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यू टू फ्रंटल लूप, बिल्कुल ठीक है। सेरिबेलम आ गया, ये तो रिस्पॉन्सिबल ही हमारा बैलेंस के लिए होता है, तो ये तो आएगा ही आएगा। और जो लास्ट है, इट इज़ आल्सो नोन एज हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, तो ये गलत है इसके रिलेटेड। तो ABC ठीक है। आप देखो, एक डिसऑर्डर के बारे में आपको इतना थोड़ा पता ही होना चाहिए। तो अब नॉर्मल साइकोलॉजी की वीडियो में जाओ, टू द पॉइंट नोट्स हैं वहाँ पे, सिर्फ आपको देखना है कौन सा डिसऑर्डर आपका डेवलपमेंटल है, कौन सा साइकोटिक है, कौन सा न्यूरोलॉजिकल है, किसके क्या सिम्टम है, कौन सा ब्रेन का पार्ट कौन से डिसऑर्डर के साथ रिलेट करता है, बस इतनी सी चीज़ पढ़नी है। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर करेक्ट रिकॉर्ड अबाउट इक्विटी थ्योरी। ठीक है। इक्विटी थ्योरी के रिगार्डिंग कौन से अजम्पशंस करेक्ट हैं। ठीक है। तो पहला क्या आ गया, फोकस ऑन प्रोसीजरल जस्टिस, नहीं। मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिवॉर्ड, बिल्कुल ठीक। रेफरेंट इज द अदर इनसाइड, अचीविंग बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिल्कुल ठीक है। इक्विटी थ्योरी के बारे में आ रहा है, तो ये चीज़ें इसमें हैं, और ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि मुझे नहीं पता था। ठीक है। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू बैम्स थ्योरी ऑफ सेल्फ परसेप्शन। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, ये थ्योरी मैंने भी कभी नहीं पढ़ी और मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हुआ था, बट आप इसको पढ़ के जाना। अब इसका आ गया, इट स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ ऑन बेसिक सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ परसेप्शन की बात आई तो सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट की ही बात आएगी, तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है ये ठीक है। दूसरा, बिहेवियर इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्योंकि सेल्फ परसेप्शन की बात चल रही है। इट इज रिलेटेड टू एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 52 का आंसर ABC। तो ये जो लास्ट दिया है, इट सजेस्ट दैट पीपल चेंज देयर एटीट्यूड बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। तो इन्होंने बोला है कि जो लोग चेंज करते हैं अपने बिहेवियर वो किसकी वजह से करते हैं, एटीट्यूड की वजह से करते हैं। तो ये किसी के बारे में आ गई चीज़, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं। तो जो सेल्फ के रिलेटेड होंगे हम उनमें ही टिक लगाएंगे। अगर उधर सेंस यूज़ करते तो ये तीनों रिलेट कर रहे थे, ये नहीं कर रहा था, फिर भी क्वेश्चन ठीक हो जाना था। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सोशल कॉग्निशन। आ गया हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ गए, मेमोरी के भी हमारे 2 क्वेश्चन आ गए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के क्वेश्चन आ गए, अब नॉर्मल साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए आपको। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी से सोशल कॉग्निशन से क्या रिलेट करता है आपका। पहला आ गया, हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट, एनालाइज, रिमेंबर एंड यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। ठीक है। हाउ पीपल क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट द सोशल वर्क, ये भी ठीक है। हाउ पीपल थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड द सोशल वर्ल्ड, ये भी ठीक है। हाउ
इट डज नॉट अलो इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। तो ये हमारा ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत आ गई, ठीक है। तो पहली 3 स्टेटमेंट ठीक आ गई, तो ये सामने पता चल रहा है, ठीक है। इधर डज नॉट अलो किया जब, तो ये उधर ही चीज़ गलत हो गई। अब आ गया, अगर होता अलो करता तो ये ठीक हो जाती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज और रिलेटेड टू वर्क मोटिवेशन। वर्क मोटिवेशन के साथ आपकी कौन सी थ्योरीज रिलेट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उसके बाद ईआरजी थ्योरी। तो ट्रेट थ्योरी नहीं है, ये पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करती है। ट्रेट थ्योरी किसने दी है, अल्पोर्ट ने दी है। इस तरीके से चीज़ें पढ़ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ थर्स्टोन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टोन की जो थ्योरी है तो उसकी वो कितनी मेंटल एबिलिटीज की बात की है, उसने 7 की बात की हुई है, ठीक है। और उसने कौन सा फैक्टर एनालिसिस यूज, कौन सी टेक्निक यूज की थी, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में भी उसने कौन सा पार्ट यूज किया था ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और किसने हिट्रोजेनिटी को उसने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की थी इसमें, तो इसका आ गया आपका 55 का आंसर आ गया आपका सी एंड डी। थर्स्टोन प्राइमरी विच आर नॉट बोला ना इन्होंने, हाँ, तो आ गया सी एंड डी। न्यूमेरिकल एबिलिटी और वर्ड फ्लुएंसी तो है, और सी और डी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आ गया उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपिटेंसी ऑफ ए बायस्टैंड। बायस्टैंड इफेक्ट की कंपिटेंसीज क्या हैं, ठीक है। तो ये आ गया डिसाइड हाउ टू हेल्प ए पर्सन इन नीड, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा डिसाइड हाउ टू अवॉइड पर्सन एट टाइम ऑफ हिज और हर डिस्ट्रेस, नहीं। अच्छा, डिसाइडिंग टू स्टैंड बाय विद ए पर्सन एट ए टाइम ऑफ हिज और हर इमरजेंसी, नहीं। टू बिजी टू हेल्प, ये भी ठीक है। बाय स्टैंड इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी को मतलब अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं और कोई एक इंडिविजुअल को कुछ डिफिकल्टी में पड़ता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, और जो बाकी सारे लोग हैं देखते रहते हैं कि वो हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो उस वजह से कोई भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या आ गया, टू बिजी टू हेल्प। अब नेक्स्ट आ गया 57, सोशल साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना, बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं। 57 की बात आ गई। अब 57 में हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर रिलेटेड टू पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास का क्या क्या फंक्शन है, ये फिर से आपका देखो बायोलॉजिकल पार्ट का क्वेश्चन आ गया। रिलीज हार्मोन, ठीक है। कन्वर्ट फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स, बिल्कुल ठीक है। इट रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। इट डैमेज डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल गलत है। सिंपल क्वेश्चन की तरह के सामने ही डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डू नॉट बिलोंग टू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के साथ कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। इन्होंने नहीं के बारे में बोला और मैंने करते के बारे में कर दिया था, ठीक है। ऐसी गलतियां भी होती हैं। तो सिगमंड फ्रूड आ गया, ये नहीं है। और उसके बाद आपके कौन आ गए, सिगमंड फ्रूड के बाद आपके विलियम जेम्स। सिगमंड फ्रूड आपके साइको एनालिसिस के साथ हैं, विलियम जेम्स आपके किसके साथ है, फंक्शनलिज्म के साथ हैं। स्किनर एंड वॉटसन आपके किसके साथ हैं, बिहेवियरिज्म के साथ हैं। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन होता है, कमेंट करके बताना अगर बताना चाहोगे तो। 59 क्वेश्चन आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इमोशन एक्सप्लेन दैट अराउजल मस्ट अकर बिफोर एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। इमोशन को एक्सपीरियंस करने से पहले अराउजल होता है, ये किसने बोला है अपनी थ्योरी में। सबसे पहले किसने बोला, आपका स्केचर सिंगर ने बोला और कैनन बर्ड ने बोला, ठीक है। अब हर्बर्ट्स की थ्योरी और मैस्लो की थ्योरी तो मोटिवेशन की आ गई, तो सामने अलग हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डू नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ रिलेट नहीं करता है, तो सिगमंड फ्रूड सीधा सा नहीं करता है, और उसके बाद आपका विलियम जेम्स भी नहीं करता है, तो ये दोनों बच गए, तो ये करते हैं, ठीक है। मतलब डिफ्रेंसिएशन बड़े इजीली हो रही थी इधर। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी कौन कौन से हैं आपके, रोशॉक तो है आपका पर्सनैलिटी का, उसके बाद टीएटी भी है और डब्ल्यूएटी भी है। 16 पीएफ आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया 16 पीएफ पर्सनैलिटी का है बट प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आप खुद से कुछ किसी चीज़ों की प्रोजेक्शन नहीं करते हैं। जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं वो भी आपके प्रोजेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लर्निंग डिसऑर्डर। कौन सा है जो लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है,
तो डिसलेक्सिया तो लर्निंग है और डिस्ग्राफिया भी लर्निंग है, तो बचा कौन सा आपका बी एंड डी। इस तरीके भी आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। बी एंड डी आ गया आपका। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर नॉट रिलेटेड टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा कंसेप्ट है जो पियाजे की थ्योरी के साथ रिलेट नहीं करता है, ये भी देख लेना, नॉट का यूज़ किया है, नॉट रिलेटेड टू। सबसे पहले आ गया इम्प्रिंटिंग, तो नहीं करता है ये। फिर आ गया अटैचमेंट, ये भी नहीं करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी नहीं करता है। ये किसके साथ करता है, कमेंट करके बताना। तो सिर्फ स्कीमा है जो पियाजे की थ्योरी के साथ करता है रिलेट, ठीक है। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के साथ कौन सी स्टेटमेंट रिलेट करती हैं। सबसे पहले क्या आ गया आपका, इट हेल्प टू रिड्यूस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल इनटू फ्यू नंबर। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस की बात हो रही है, तो ये तो है ही इसकी एक स्टेटमेंट। दूसरा आ गया, इट हेल्प रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट कंसेप्ट दैट कैन नॉट इजीली बी मेजर डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये लेटेंट वेरिएबल को मेजर करता है जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इट एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कॉमन वेरिएंस फ्रॉम ऑल वेरिएबल एंड पुट दैम इनटू ए कॉमन स्कोर। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है इसकी, ठीक है। ये क्या करता है कि मतलब जैसे बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो आपके ये आपके क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स हैं, इनको रिड्यूस करके एक फैक्टर में लेके आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये वेरिएंस को रिड्यूस करता है। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स इसकी सही हैं। लास्ट आ गया, ए टेक्निक यूज्ड टू वेरीफाई द फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। तो फैक्टर स्ट्रक्चर की ये बात नहीं करता है, तो ये नहीं है। इसका आंसर है ए, बी एंड सी। लास्ट क्वेश्चन आ गया, इफ़ यू वांट टू एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द वर्क वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड द रिलेशनशिप ऑफ वर्क वैल्यू विद एम्प्लॉय एंगेजमेंट, what would be the appropriate statistics to test the hypothesis। तो आप कौन सी hypothesis यूज़ करोगे, एफ टेस्ट करोगे, टी टेस्ट भी करोगे, पेयरसन प्रोडक्ट कोरिलेशन भी करोगे, काई स्क्वायर नहीं करोगे। काई स्क्वायर आपका फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ होता है और ये बाकी सारे पैरामीट्रिक हैं और ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। तो ये थे आपका क्या था, ये आपका 2022 का गेट का साइकोलॉजी के मैंने सारे आपको डिस्क्राइब करके बता दिए, बट जो आपका ए पेपर है उसको आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ी लंबी है, 30 मिनट्स की है, तो पेपर सारा पुराना दिख जाएगा और डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में चले जाना। थैंक यू।